हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका इस प्यारे से चैनल में जहां आपको पर डे एक वीडियो मिलता है आपके जॉब्स रिलेटेड, ऑनलाइन जॉब्स रिलेटेड और आपकी वेरियस फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो आती रहती हैं उनके बारे में और हर एक तरह के कोर्सेज़ के बारे में। तो चलिए, आपको जैसा पता है आज हम शुरू करने वाले हैं एनआरए और सीईटी के बारे में पूरी जानकारी लेना। तो देखिए, एनआरए होता क्या है। एनआरए का फुल फॉर्म होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और सीईटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये होता क्या है, इसे क्यों लाया गया और ये कब से लागू हुआ, इन सब की पूरी जानकारी के लिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि पहले एसएससी, आईबीपीएस और रेलवेज के एग्जाम जो होते थे वो 2 स्टेज एग्जाम होते थे, मतलब इसमें 2 स्टेप में एग्जाम लिया जाता था। पहले क्या होता था, पहले एसएससी में चाहे मैं सीएचएसएल की बात करूं, सीजीएल की बात करूं, सीडीएस की बात करूं, एमटीएस की बात करूं। एसएससी में क्या होता था, पहले आपको प्री क्वालिफाई करना होता था, उसके बाद आपको मेंस में अपीयर होने दिया जाता था। वही केस आईबीपीएस में भी था, पहले प्री और उसके बाद मेंस। वही केस रेलवेज में के भी जॉब्स में होता था, प्री और मेंस। तो इस तरह से अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराए जाते थे एसएससी के थ्रू और आईबीपीएस और रेलवेज के थ्रू, ठीक है। तो इस वजह से बच्चों की भीड़ जो होती थी काफी ज्यादा इकट्ठा हो जाती थी, वैकेंसीज कम निकलते थे। और ये भी होता था कि प्री 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 इन तीनों का प्री देने के बाद उनको अलग अलग तरह से अलग अलग डेट में फॉर्म डालना पड़ता था और अलग अलग तरह से अलग अलग डेट पे एग्जाम देना पड़ता था। लेकिन जो एनआरए ने ये जो डिसीजन लिया है ये बहुत ही अच्छा है इस रिगार्डिंग कि आपको इसमें एसएससी, आईबीपीएस, रेलवेज में प्री एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे। आखिर ये एनआरए है क्या? एनआरए जो है ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि ये इन तरह के एसएससी, आईबीपीएस, रेलवेज इन तीनों ग्रुप्स के प्री 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 तीनों के प्री एग्जाम्स एक साथ कंडक्ट कराने की के लिए एजेंसी को सौंपा गया है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है ये एसएससी का प्री, आईबीएस का प्री और रेलवेज का प्री ये हटा करके एक एग्जाम्स केवल लिया जाएगा जिसका नाम पड़ गया है सीईटी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बच्चा जिसको एसएससी का मेंस देना है, आईबीपीएस का मेंस देना है या रेलवेज का मेंस देना है, उनको सबसे पहले सीईटी एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। इससे फायदा ये बच्चों का है कि इनको एक ही बार में फॉर्म एग्जाम देना रहेगा और सीईटी एग्जाम जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उस तरह से उनको एसएससी, आईबीपीएस और रेलवेज में मेंस का एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अगर बात करें किस तरह से इसका सिलेक्शन होगा तो आपको बता दें कि सीईटी जो है, अगर मान लीजिए उसका मैक्सिमम मार्क्स जो भी होगा, इसमें अगर कोई बच्चा बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर के आता है तो वो एसएससी, आईबीपीएस और रेलवेज में अपना सिलेक्शन मेंस के लिए करवा सकता है। क्योंकि इसमें ये प्रोसेस होता है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा 100, मान लीजिए अगर 200 नंबर का पेपर है और कोई बच्चा 120 नंबर लेकर के आया है, तो एसएससी अगर अपने मेंस के पेपर के लिए कट ऑफ 110 रखती है तो ये बच्चा इसके मेंस में एप्लीकेबल है फॉर्म डालने के लिए, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए अगर आईबीपीएस जो है ये 135 का कट ऑफ डालती है मेंस के लिए तो ये बच्चा ये फॉर्म के लिए एप्लीकेबल, मतलब इस एग्जाम के लिए आईबीपीएस मेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैं केवल एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसा कुछ मैं कट ऑफ डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं। और वहीं रेलवेज में भी यही बात होता है, अगर इसमें जो कट ऑफ रिलीज किया जाएगा मेंस के लिए, अगर उस कट ऑफ के को कोई बच्चा क्वालिफाई करता है इस सीईटी के एग्जाम के लिए तो वो मेंस में, रेलवेज के मेंस में बैठ सकता है। अगर लीमैन भाषा में बात करें तो आपको सीधा समझ जाना चाहिए कि अब एसएससी का प्री और आईबीपीएस का प्री और रेलवेज का प्री हट चुका है। इसके लिए केवल बच्चों को एक एग्जाम देना पड़ेगा जो कि है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें जो बच्चे टॉप स्कोर करते हैं वो तीनों के कट ऑफ को अगर क्रॉस करते हैं तो तीनों के मेंस पेपर में बैठने का उनको मौका मिलता है। और जो बच्चे मान लीजिए 2 का कट ऑफ नहीं निकाल पाए, तीसरे का निकाले हैं, तो वो तीसरे में बैठ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सीईटी की बात। आपको अब तक समझ में आ चुका होगा कि सीईटी एक प्री एग्जाम होता है एसएससी के लिए, आईबीपीएस के लिए और रेलवेज के लिए। अब बच्चों को वो सब प्री का पेपर नहीं देना पड़ेगा, केवल सीईटी निकालना पड़ेगा। तो सीईटी जो है वो एनआरए एजेंसी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो सीईटी जो एग्जाम है उसके अगर एग्जाम की बात करें कि वो कितने बार होता है, एक साल में एक बार होता है, 2 बार होता है, मतलब कितने बार होता है इसके बारे में अगर बात करें तो एनआरए के अकॉर्डिंग ये सीईटी एग्जाम जो है वो हर ईयर 2 बार कराया जाएगा, ठीक है। और अगर मोड और क्वेश्चन की बात करें, मतलब इसका मोड कौन सा होता है, तो ये ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होता है, ऑनलाइन। और अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं।
वहीं अगर स्कोर की बात करें कि इसमें आपका स्कोर जो होता है वो किस मतलब कैसे उसका कैलकुलेशन और कैसे उसका मार्किंग स्कीम सेट किया जाएगा, ये बात आपको बताएं तो स्कोर जो है इसका वो आपका एज अ कट ऑफ देखा जाएगा। मतलब जो भी मेंस का कट ऑफ रिलीज होगा एसएससी के द्वारा और आईबीपीएस और रेलवेज के द्वारा, अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई किए हैं इस सीईटी के स्कोर के अंदर, तो आपको इन सब पेपर में मेंस देने का मौका दिया जाएगा। तो स्कोर आपका एज अ कट ऑफ देखा जाएगा, कट ऑफ फॉर मेंस ऑफ एसएससी आईबीपीएस एंड रेलवेज। ये सीईटी का एग्जाम जो है वो 12 लैंग्वेजेस में 12 भाषाओं में लिया जाएगा। और इसका अगर एक्सेप्टेबल की बात करें, मतलब अगर आप सीईटी में कोई एक स्कोर कर चुके हैं तो इसको कब तक एक्सेप्ट किया जाएगा, तो आपको बता दें ये 3 सालों तक एक्सेप्टेबल रहेगा। मतलब अगर एक बार आप सीईटी का एग्जाम दे चुके हैं तो आप उस स्कोर को शो कर सकते हैं 3 ईयर्स तक हर एक एग्जाम्स के लिए, ठीक है। वहीं अगर अटेम्प्ट्स की बात करें कि कितना अटेम्प्ट आपको मिलता है, तो आपको बता दें कि जितना भी एज लिमिट अगर आपका है तो उस एज लिमिट में आप हर बार ट्राई कर सकते हैं इस एग्जाम को। मतलब इसमें कोई भी लिमिट नहीं रखा गया है, बस आप अपने एज लिमिट के अंदर होने चाहिए। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ सीईटी के बारे में। सीईटी कितनी तरह का होता है, तो सीईटी होता है एक 10th स्टैंडर्ड के लिए होता है, और एक सीईटी 12th स्टैंडर्ड के लिए होता है, और एक जो होता है वो ग्रेजुएशन के लिए होता है। अगर कोई बच्चा मान लीजिए ए है, वो 10th स्टैंडर्ड का कोई जॉब लेना चाहता है, 10th स्टैंडर्ड क्वालिफाई करने के बाद कोई जॉब लेना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब इन तीनों सेक्टर्स में, तो उसको सबसे पहले 10th का सीईटी क्वालिफाई करना होगा। अगर कोई बच्चा बी जो है वो 12th पास आउट होने के बाद सोचता है कि मैं 10th का कोई एग्जाम दे करके उसमें रिक्रूटमेंट उसमें अपनी भर्ती करवाऊं, तो उसके लिए उसको भी 10th का सीईटी क्वालिफाई करना पड़ता है। बच्चों के मन में ये होता है कि अगर मैं 12th में हूं तो 12th का सीईटी क्वालिफाई करके 10th का एग्जाम दे सकता हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको 10th लेवल के एग्जाम में अपीयर होना है मेंस में, तो आपको 10th का सीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप 12th में लेना चाहते हैं तो आपको 12th का सीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसी तरह अगर एक बच्चा सी है जो ग्रेजुएशन पास आउट है, मतलब वो ग्रेजुएशन कर चुका है, लेकिन उसको 12th या 10+2 में जॉब लेना है तो उसके लिए उसको ग्रेजुएशन की सीईटी का नीड नहीं है, उसको 12th का सीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी वो उस एग्जाम में अपीयर हो सकता है, उस एग्जाम के मेंस में अपीयर हो सकता है। इसका मतलब आप सीधा समझ सकते हैं कि अगर आपको किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करना है, अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं, अगर आप 10+2 एग्जाम लेवल में अपीयर होना चाहते हैं तो आपको 10+2 का सीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, और अगर 10th लेवल का करना चाहते हैं तो आपको 10th लेवल का सीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये आपको पहले बताया जा चुका है कि ये सीईटी जो होता है 3 साल तक वैलिड होता है, तो आप इस चीज को एक बार एग्जाम दे करके 3 साल तक वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये रही पूरी बात एनआरए और सीईटी के बारे में। अगर आपको कहीं कोई भी क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा हो तो इसको कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ताकि मैं आपको इसका रिप्लाई दे सकूं। और इस तरह के ऐसे ही वीडियोस पर डे पाने के लिए जॉब रिलेटेड और हर तरह के स्टार्टअप्स और आइडियाज रिलेटेड जो भी वीडियो होते हैं वो आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो इस वजह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो छूट ना पाए। थैंक यू वेरी मच।